चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उसमें जनता आपको किस रूप में देखे, कैसे देखे, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस से 2021 में आपने नाता तोड़ा और बीजेपी से जुड़ गए। उसके पीछे एक कांग्रेस का अगर अनुभव बताना चाहे और बीजेपी से क्यों जुड़े, उसके पीछे क्या मंशा, क्या विचारधारा परिवर्तन हुआ, या आपको लगा कि कांग्रेस की विचारधारा परिवर्तित हो गई, इसके लिए आप बीजेपी से जुड़े, क्या हो? इतनी बार इतने सारे पद और पदवी होने के बाद भी लोग उनको निहाला बाबू कहते हैं। आप युवा हैं, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। रोजगार के मामले में ऐसा लगता है कि खास तौर से पूर्वांचल थोड़ा पीछे रह रहा है, तो उस बारे में भी आप कभी कुछ सोचते हैं? किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उस पर काम हो? चाहे आप सरकार में हैं, भले आप चुने हुए प्रतिनिधि अगर देखा जाए तो विधानसभा या लोकसभा में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आप उस तरीके से बातों को रखते हैं, पहुंचाते हैं? क्या लगता है आज की राजनीति कितनी सरल और कितनी कठिन है? जातिवाद और वंशवाद और जो है बाहुबल, धन बल, सारे बल चलते हैं। उस दौर में एक साफ सुथरी छवि को लेकर के राजनीति में अपने आप को बनाए रखना कितना मुश्किल है, कितना सरल है? 2015 का चुनाव लड़ने से पहले क्या मनोदशा थी, अगर वो बताए? क्योंकि कहना होता है कि नहीं यार ठीक है, चुनाव ही तो लड़ रहे थे, लेकिन जिस बैकग्राउंड से आप आते हो और 2 चुनावों के परिणाम, खासतौर से विधानसभा लड़ने के बाद दोबारा से आप फिर से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे, किस तरीके की मनोदशा थी? मैं क्षमा चाहूंगा, कन्वर्सेशन आपसे हो रही है, लेकिन आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि मुझे उस पर ज़्यादा बात करनी पड़ रही है। आपके पिताजी के बारे में, क्योंकि वो भी काफ़ी सक्रिय रहे सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, अपने जो उनकी जिम्मेदारी थी कॉलेज वाली उसको निभाते हुए भी, तो उनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वो भी 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे और बहुत सारे खास काम किए उन्होंने ब्लॉक में उस टाइम पे, तो उनको आप कैसे देखते हैं और उनके काम को कैसे देखते हैं? फिर राजनीति में आते वहाँ अपनापन तो दिखता है, लेकिन वो परिणामों में नहीं दिखा, तो उसको आप कैसे देखें? और उससे निकल करके, क्योंकि आप शायद 2 चुनाव हार के फिर तीसरा चुनाव जीते हैं, तो वो मनोदशा कैसी थी और कैसे आगे बढ़े, अगर उसको बताएं आप। 2020 में आप दोबारा जाते हैं जनता के बीच में, आपकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं, आपका काम रहता है, पीछे की सारी चीजें रहती हैं, उसका अनुभव कैसा था? और कुछ विशेष अगर उसके बारे में अगर आप बताएं, आप अपनी क्षेत्र की जनता को, खास तौर से युवाओं को क्या मैसेज देना चाहें? नमस्कार, स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि हम शिवापुरी विधानसभा के एक ऐसे परिवार में बैठे हैं, एक ऐसे मुखिया के घर पर बैठे हैं। उनको आज भी लोग प्यार से बाबूजी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रवीर निहाला सिंह जी की, जो कि 4 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे और शिवापुरी ब्लॉक के पहले ब्लॉक प्रमुख भी थे। और उनके बेटे डॉक्टर तेग बहादुर सिंह 1982 से 1992 तक शिवापुरी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे, और साथ में ही वो उदय प्रताप सिंह पीजी कॉलेज के प्राध्यापक भी रहे। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रवीर निहाला सिंह जी के पौत्र डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी से, जो कि अभी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजनीतिक के माध्यम से सेवा करने का समाज में एक काम है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 2012 में वो शिवापुरी विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, सफलता नहीं मिली। उसके बाद 2015 और 2020 से लगातार वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत रहे हैं। 2015 में वो खुद जीते थे, 2020 में उनकी पत्नी है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत सारे अनोखे काम किए हैं, जिसके बारे में हम खुलकर बातचीत करेंगे। राजनीति के अलावा वो शिक्षा के माध्यम में भी एक अच्छा खासा काम कर रहे हैं शिवापुरी विधानसभा की जनता के लिए, और भी बाकी चीजों पे वो काम कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी से। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले जो मैंने बोला कि इतनी बार इतने सारे पद और पदवी होने के बाद भी लोग उनको निहाला बाबू कहते हैं, वो निहाला बाबू आपके लिए कैसे थे? उनके बारे में अगर कुछ किस्से कहानियां आप बताना चाहें शिवापुरी की जनता को। देखिए, वो हम लोग के आदर्श रहे, हमारे बाबा रहे, और हमें उनके साथ रहने का कम अवसर मिला। हम 7th में थे, वो तब यहाँ से छोड़ के चले गए देश। तो सबसे कम समय में इतना जो हमने सोचा उनके बारे में, जो अध्ययन किया, और आज तक लोगों ने उनके बारे में जो बताया, उससे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति सदियों में ही पैदा होते हैं। और उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को अपना परिवार माना,
और परिवार के सुख में दुख में एकदम चट्टान की तरह खड़े रहते थे और वे तनिक नहीं समझते थे कि सेवापुरी की समस्या किसी और की समस्या है। जी। वो अपनी समस्या मान के लोगों की मदद करते थे और जहां हो सकता था खड़े रहते थे। जी, अगर देखा जाए तो उस समय पे उतनी दूरदर्शिता होना कि कस्तूरबा महाविद्यालय का, ये कस्तूरबा विद्यालय का स्थापना करना, कालिका धाम जो कॉलेज है उसकी स्थापना करना, तो इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से, जो उनकी एक दी हुई सेवापुरी को देन है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, 1900 आज़ादी के पहले का अगर हम दौर याद करें तो आज़ादी की लड़ाई में जब उन्होंने शुरुआत की देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, सेवापुरी के तमाम नौजवानों को लेकर उन्होंने एक संगठन बनाया और आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। और हमारा जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तब उन्होंने सोचा कि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो हमारा क्षेत्र अब कैसे विकसित हो। जी। तब उन्होंने सोचा कि अगर किसी भी क्षेत्र का विकास करना हो तो शिक्षा एक अहम अस्त्र हो सकती है। जी। तब उन्होंने झोपड़ी में 1947 में कालिका धाम इंटर कॉलेज की नींव रखी। और हमारा ये मानना है कि उस दौर में, आज हमारे गांव में अनेकों विद्यालय हर गांव में संचालित हैं, लेकिन अगर वो दौर याद किया जाए कि गरीबी के माहौल में लोग अपने घर में रहकर वहाँ से शिक्षा ग्रहण किए और तमाम देश में अनेकों पद पर सुशोभित हुए, जिससे हमारे क्षेत्र का सामाजिक स्तर आगे बढ़ा। और मैं ये मानना चाहता हूँ कि ऐसी सोच एक महापुरुष ही कर सकता है और उस सोच की देन है कि उस दौर में जो शिक्षा की लहर हमारे क्षेत्र में फैली, आज हमारा क्षेत्र विकसित है और आज हमारा क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। जी, मैं क्षमा चाहूँगा, कन्वर्सेशन आपसे हो रही है लेकिन आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि मुझे उस पर ज़्यादा बात करनी पड़ रही है। आपके पिताजी के बारे में, क्योंकि वो भी काफ़ी सक्रिय रहे सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, अपने जो उनकी जिम्मेदारी थी कॉलेज वाली उसको निभाते हुए भी, तो उनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वो भी 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे और बहुत सारे खास काम किए उन्होंने ब्लॉक में उस टाइम पे, तो उनको आप कैसे देखते हैं और उनके काम को कैसे देखते हैं? देखिए, वो हम लोग के आदर्श हैं। आपने सोचा जैसे उनका अगर दौर देखें तो एक विधायक के वो पुत्र रहे, जी। लेकिन तब भी वो संघर्ष किए, उच्च शिक्षा पढ़ाई प्राप्त की, बीएचयू से पीएचडी में टॉप किए, एमएससी में टॉप किए और उदय प्रताप जैसे संस्था में वो प्रोफेसर रहे और डीन एग्रीकल्चर से रिटायर हुए। जी। हमने बचपन में उनके संघर्ष को देखा है कि वो सेवापुरी ब्लॉक के 82 में ब्लॉक प्रमुख हुए। तब बनारस जिला, चंदौली, भदोई तीनों जिले एक थे। 24 ब्लॉक बनारस में होते थे। 24 ब्लॉक में अगर विकसित की दौर देखा जाए तो सेवापुरी ब्लॉक 24वें नंबर पर था, लेकिन उन्होंने मेहनत की, क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर सेवापुरी ब्लॉक को विकास के दौर में नंबर 1 ब्लॉक घोषित कराया। उसकी शील्ड आज भी ब्लॉक में मौजूद होगी। तो उनका दौर देखा कि नौकरी के साथ साथ खेती देखते हुए लोगों की समस्याओं को सर्वोपरि करना। जी। बचपन में हम लोग को याद है, हम लोग का जन्मदिन होता था तो हम लोग रात तक उनका वेट करते थे। जी। परिवार से आगे उन्होंने जनता को रखा और जनता के काम के लिए, नौकरी के बाद जन समस्याओं को निवारण के लिए उन्होंने पूरा समय अपना जनता के लिए दिया। जी, कहीं ना कहीं मेरा डिस्कशन हो रहा था किसी से और उसमें यह लाइन आई कि सेवापुरी की जनता ने ब्लॉक प्रमुख से ऊपर, जो एक बार उन्होंने शायद प्रयास भी किया था विधानसभा के लिए और ना चुन करके शायद अपना नुकसान ज्यादा किया, ना कि उनका नुकसान किया। आप इस लाइन को कितना सही मानते हैं? आपको, क्योंकि वो सच में है, अगर एक ब्लॉक का या घर का, जो कि जिसका परिवार ही अपने पूरे विधानसभा को या ब्लॉक को घर मानता हो और उसी को मुखिया न चुन करके दूसरे लोगों को मौका दिया जाए, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है सेवापुरी का। देखिए, जनता सर्वोपरि है। जनता ने ब्लॉक प्रमुख बनाया तो उन्होंने उसका काम किया। जी। जनता सर्वमान्य है, सर्वविदित है कि जनता अगर आगे उनको मौका देती तो वो अपने परिवार से, अपने घर से आगे वो जनता को रखते और क्षेत्र की विकास के लिए जी जान लगा देते। लेकिन जनता का फैसला हमें स्वीकार है। जनता ने जो भी मौका दिया, हमारा परिवार जनसेवा में लगा रहा और आगे भी जनता का आशीर्वाद रहा, तो जो भी हमें मौका मिलेगा जनसेवा सर्वप्रथम रहेगी। जी,
अब आते हैं आपके पृष्ठभूमि पर, क्योंकि इतनी बड़ी लिगेसी, जैसे लोग बोलते हैं कि एक जो होता है कि आपका जो साथ में एक बर्डन भी होता है और उसका फायदा भी होता है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आना आपके लिए कितना सरल था, कितना मुश्किल था? और आपने पढ़ाई भी अच्छी करी है, उसके बाद भी राजनीति को चुनना कैसे आया आप में, ये कहाँ से आया? देखिए, एक राष्ट्रवीर परिवार में जन्म लेना एक बड़ी सौभाग्य की बात है। हमें गर्व होता है कि हम ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिसके पूर्वज राष्ट्रवीर रहे हों जी। और इस देश को आज़ाद कराने में उनकी भूमिका रही। जी। जहाँ तक आपने देखा कि बाबा राष्ट्रवीर बाबू निहाला सिंह जी हों, चाहे पिताजी हों, उनके कार्य अनोखे रहे हैं और इस क्षेत्र के विकास के तौर पर उन्हें जाना भी जाता है। जी। आप वो दौर याद करेंगे कि आज हम जातिवाद के जहर में झुलसे हुए हैं, लेकिन वो दौर था जब औराई विधानसभा से 4-4 बार वो विधायक चुने गए। आज हम देखते हैं कि धन बल ही राजनीति में सर्वोपरि है, लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जब राजनीति में थे तो नॉमिनेशन करने का भी उनको अगर फार्म का पैसा नहीं रहता था, तब भी वो लोगों के सहयोग से नॉमिनेशन करके लोगों ने उनको विधायक बनाया है। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लोगों में जनप्रियता रहेगी तो आज भी लोग, अगर जनता चाहेगी तो आपको नेतृत्व बनाएगी, और अगर आपका नेतृत्व सही रहा तो जनता आपको आगे भरोसा करेगी। जी। आप एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, शिक्षण संस्थानों के भी संस्थापक हैं। दोनों जिम्मेदारियों को किस तरीके से देखते हैं? कितना इजी, कितना डिफिकल्ट होता है? देखिए, मैं आपको पता ही है कि मेरी पढ़ाई शुरू से यहीं हुई। जी। फिर बनारस यूपी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी, एमएससी तक हमारी ये नहीं था कि हम राजनीति में आएंगे। अच्छा। यही सोचा जाता था कि मैं शुरू से बाहर क्षेत्र में बहुत कम निकलता था कि और घर से कॉलेज, कॉलेज से यहाँ। एमएससी तक ये था कि हो सकता है हम ना आए, लेकिन एमएससी के बाद जैसे कहा जाता है कि खून में राजनीति, जी। एमएससी के बाद ये लगा हमें कि बाबा ने और पिताजी ने इस क्षेत्र के लिए जो किया, अगर आगे अब हम नहीं आएंगे तो लोग यही कहेंगे कि उनके पदचिन्हों पर कोई आगे नहीं बढ़ाया। जी। इसलिए पीएचडी के बाद हम लोग राजनीति की शुरुआत की, और आज जो भी हूँ उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर जनता की सेवा कर रहा हूँ। तो जब पहली बार आपने ये डिसाइड किया कि नहीं आपको राजनीति में आना है, और जब जनता के बीच में गए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? बाहर से एक अलग दुनिया लगती है जब एक बार मैदान में उतरते हो आप, क्योंकि एक आपके पास वो लिगेसी भी है, लोगों के एक्सपेक्टेशन भी रहते हैं, एक खास परिवार से आते हो आप, नए नहीं हो, तो वो अनुभव कैसा था? देखिए, अब जैसा आपको बताया कि बीएससी, एमएससी और पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट रहा, करीब 6 महीने तक यूपी कॉलेज में टीचिंग की जॉब भी किया। लेकिन जब राजनीति के लिए जब फील्ड पर आए तो लोगों को का ऐसा अपनापन मिला, जैसा लगा कि उनके परिवार का ही कोई सदस्य आया है। लोगों ने अपने हाथों पर, अपने पलकों पर हमें उठाया, तो हमें लगा कि लोगों की इतनी इच्छा है कि राष्ट्रवीर जी के परिवार के सदस्य को एक और मौका दिया जाए। तो इतना अपनापन मिला कि राजनीति में फिर आना ही स्वाभाविक हुआ। और एक तरीके से अगर कहा जाए तो स्कॉलर होने के बाद जब आप राजनीति में आते हो, जहाँ पे कि इतना अपनापन है, परिवार का एक पृष्ठभूमि, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि उतना खास है वो परिवार, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ चुनाव में सफलता नहीं मिली जी। तो वो कितना बड़ा सेटबैक था? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो परिवार में लाड़ प्यार से पले बड़े हो, कॉलेज में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, फिर राजनीति में आते हो, वहाँ अपनापन तो दिखता है, लेकिन वो परिणामों में नहीं दिखा। तो उसको आप कैसे देखे और उससे निकल करके, क्योंकि आप शायद 2 चुनाव हार के फिर तीसरा चुनाव जीते हैं, तो वो मनोदशा कैसी थी और कैसे आगे बढ़े, अगर उसको बताएं आप। देखिए, 2010 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, तो 2010 के चुनाव का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा कि 2010 के चुनाव में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। धन बल, सत्ता बल सारे हम लोग के विरोध में थे, लेकिन बहुत बखूबी हमने मेहनत की, और हमारे उस दौर के युवा भाई जितने हमारे कार्यकर्ता थे
वो दिल लगा के मेहनत किए। हम लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और ईश्वर का आशीर्वाद नहीं था, हमारे किस्मत में नहीं था कि हम करीब 900 वोट से चुनाव उसमें हारे और 1640 वोट हमारे चुनाव चिन्ह पर अंगूठा लगा था, जिससे हमारा 1600 वोट कैंसिल हुआ। तो लोगों ने हमें प्यार दिया था, क्योंकि वोट कैंसिल ऊपर नीचे अंगूठा लगता तो मेरे किस्मत में न होता, लेकिन हमारे चुनाव चिन्ह पर अंगूठा लगाना, इसका मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हुई, अनपढ़ लोग हुए, सभी लोगों ने हम पे विश्वास जताया, लेकिन हमें वो वोट नहीं मिल सका। हम चुनाव हारे और अंत में हार होती है, हम हार को स्वीकार किए। लेकिन उस 2010 में बनारस जिले में 48 जिला पंचायत थे और 48 जिला पंचायत चुनाव जीते थे, लेकिन मत प्राप्त में मैं पूरे बनारस जिले में हारने के बावजूद चौथे नंबर पर था। अच्छा, 11,200 मत हमने प्राप्त किए थे, तो मैं हारा भी था, लेकिन टॉप मत में सबसे चौथे नंबर पर मैं था। तो लोगों ने विश्वास दिलाया, चुनाव हारे। उसके बाद हम लोगों ने मेहनत बढ़ाई। 2012 में सबसे यूथ विधानसभा प्रत्याशी मैं बना। 25 साल 8 महीने उस समय हमारी अवस्था थी और 25 साल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एज की लिमिट होती है। तो पार्टी ने हमें भरोसा दिया, हमारे ऊपर भरोसा दिखाया और मेरे ख्याल से चुनाव के एक महीने पहले ही हमारा टिकट फाइनल हुआ था। तो लोगों ने बहुत मेहनत की। कांग्रेस पार्टी ने हमें उस समय टिकट दिया था, सबसे यूथ प्रत्याशी बनाया था। यूथ कांग्रेस का मैं उस समय विधानसभा अध्यक्ष भी था। तो उस दौर में हम सेवापुरी विधानसभा 2009 के लोकसभा में ही सेवापुरी विधानसभा नई बनी थी जी। पहले हम लोग औराई विधानसभा में थे। तो 2009 विधानसभा में जब कांग्रेस कैंडिडेट लोकसभा चुनाव लड़े तो सेवापुरी विधानसभा से वो 7,000 वोट पाए थे जी। और हम लोग जब 12 में प्रत्याशी हुए तो हम लोग वो बढ़ा के हम लोग को 24,000 मत मिले जी। तो लोगों का प्यार मिला, कम समय था, लोगों की सेवा की और 24,000 मत देके लोगों ने विश्वास दिलाया। उसके लिए मैं यहाँ की जनता का आभारी भी रहूँगा कि हमने स्टैंड किया और हमें इतने लोगों ने समर्थन किया। जी। उसके बाद 2015 का चुनाव लड़ने से पहले क्या मनोदशा थी, अगर वो बताए, क्योंकि जी कहना होता है कि नहीं यार ठीक है चुनाव ही तो लड़ रहे थे, लेकिन जिस बैकग्राउंड से आप आते हो और 2 चुनावों के परिणाम, खासतौर से विधानसभा लड़ने के बाद दोबारा से आप फिर से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे थे, किस तरीके की मनोदशा थी और क्या बैकिंग मिला? बहुत लगातार 2 चुनाव हारना, एक अपना एकेडमिक कैरियर छोड़ के पॉलिटिक्स में आना, उसके बाद 2 चुनाव हारना, मनोदशा तो थोड़ी हुई, लेकिन परिवार का और लोगों का, मित्रों का इतना सपोर्ट था कि हमारी हिम्मत कभी हारने नहीं दी। हमारे माता पिता हों, चाहे पत्नी हो, चाहे हमारे मित्र हों, चाहे हमारे साथ जो हमारे भाई रहते हैं, उन्होंने हमेशा हमारा हौसला बढ़ाया। और 2015 का जब चुनाव आया तो चुनाव के कुछ दिन पहले हम लोगों ने सोचा कि 2010 में हमें 11,000 वोट मिले थे, इतने लोगों ने विश्वास किया था, अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उतने लोग कहेंगे कि हम आपको वोट दिए, आप क्यों चुनाव छोड़े। तो 15 में हम लोग ने चुनाव लड़ा और 15 में एक बार पुनः बहुत अच्छे चुनाव हुए और 15 के चुनाव में प्रथम जीत हमें हासिल हुई और बनारस जिले में सबसे ज़्यादा मत अंतर से वो चुनाव मैंने ही जीता। तो लोगों का काफ़ी प्यार मिला और इतना अच्छा हमारी शुरुआत हुई कि दो चुनाव हमने हारे थे और इस बनारस पूरे जिले में सबसे ज़्यादा मत से चुनाव जिताकर जनता ने हमारी हिम्मत को टूटने नहीं दिया और आगे हमको काम करने, सेवा करने के अवसर प्रदान किए। नहीं, वो एक बहुत बड़ा वैलिडेशन जो आपने बोला कि वो आपने हार को हार नहीं लिया, आपने ये भी देखा कि 11,000 लोगों का जो मत मिला था उनके साथ भी खड़े होना है और चुनाव में दोबारा गए आप और जनता ने बढ़ चढ़ करके आपको वोट भी दिया। आपके कुछ काम अगर 2015 से 20 के बताएं जो कि आपको लगता है कि नहीं वह खास काम रहे, क्योंकि
रोड, खड़ंजा, नाली सब लोग बनवाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम जो आपको लगता है कि आपने बाकी लोगों से हट करके किया, अगर उसके बारे में बात करें तो? देखिए, 2015 में जब मैंने चुनाव प्रथम बार जीता तो उस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिले हमसे, तो लोगों ने कहा कि ये जिला पंचायत लड़ के आए हैं। तो उन्होंने एक बार कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद जिला पंचायत चुनाव लड़ना ये बहुत हिम्मत की बात जी। अगर जिला पंचायत चुनाव में ये डिफीट खाते तो इनका राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाता। तो ऐसा स्टैंड लेना और स्टैंड लेके उसको निभाना एक बहुत बड़ी बात। अब 2015 के हमारे कार्यकाल की शुरुआत देखें, जिला पंचायत सदस्य हुआ एक ऐसे क्षेत्र से जहाँ पे विकास में बहुत ही काम छूटे थे। यहाँ पे हमने 2015 से 20 के कार्यकाल में जिला पंचायत सदस्य के तौर पे करीब 6 करोड़ के काम विकास के इस क्षेत्र में कराए, जो आज तक इस जिला पंचायत क्षेत्र में नहीं हुए थे। इसके साथ साथ चाहे हमारे सदन की बैठक में हो, चाहे लोगों के जनहित के मुद्दे को सदन में उठाना हो, 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा मुद्दे हमारे क्षेत्र के ही सदन में उठे। और इसके साथ साथ जैसे रोड, खड़ंजा, नाली लगभग सब बनते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग सोचे कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जिला पंचायत लगे कि ये जिला पंचायत के काम है। उसके लिए हमने ग्रामीण क्षेत्र में एक पार्क की शुरुआत की। जैसे शहरी बच्चे पार्क में जाते हैं, झूला, जॉगिंग बुजुर्ग लोग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अभाव था। हमने अपने क्षेत्र में एक पार्क बनवाया। इसके साथ साथ बेसहुपुर में ब्रिजेश यादव जी शहीद हुए थे देश की सुरक्षा में, देश के लिए। उनकी हमने प्रतिमा जिला पंचायत से बनवाई। उसके लिए काफ़ी हमको संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जिला पंचायत के उस दौर में प्रतिमा निर्माण नहीं था, जमीन नहीं मिल रही थी। जिलाधिकारी महोदय से बात करके जमीन उपलब्ध कराकर फिर जिला पंचायत अध्यक्षा से निवेदन करके बजट स्वीकृत कराया गया। क्योंकि हमारे देश पर जो मर मिट चुके हैं उनको याद, एक उनके परिवार की स्थिति, एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार के नाते हमको पता था क्या उनकी मनोदशा होगी। देश के लिए जो समर्पित हुआ है उसके लिए चरणों में हम लोग क्या वंदन कर सकते हैं। तो जिला पंचायत से संघर्षों के बाद ब्रिजेश यादव जी की, अमर शहीद जी की प्रतिमा बेसहुपुर में हम लोग बनवाई। उस प्रतिमा का ये फायदा रहा कि बनारस जिले में जितने शहीद हुए उसके बाद सभी शहीदों की प्रतिमा जिला पंचायत द्वारा बनाई गई। ये हम लोग की मेहनत की एक उपलब्धि रही। इसके साथ साथ हम लोग के कुल देवी माँ कालिका हैं, उनके सामने एक तालाब था। तालाब सुंदरीकरण का काम भी जिला पंचायत से हम लोगों ने कराया। काफ़ी संघर्षों के बाद, क्योंकि माँ के चरणों के सामने वो तालाब था, वो सुंदरीकरण का काम हुआ। ऐसे अनेकों काम जनहित में हम लोग अभी तक करा रहे हैं। मेन क्या है कि जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जो दिलाया है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम जनता को उनके क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करें। जी, 2020 में आप दोबारा जाते हैं जनता के बीच में, आपकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं, आपका काम रहता है, पीछे की सारी चीजें रहती हैं, उसका अनुभव कैसा था और कुछ विशेष अगर उसके बारे में अगर आप बताएं। देखिए, जिला पंचायत चुनाव एक बहुत टफ चुनाव होता है और जिला पंचायत सेम सीट से दोबारा चुनाव जीतना ये असंभव कार्य। आप अगर इतिहास निकालेंगे तो पूरे बनारस जिले में 40-48 जिला पंचायत रहे होंगे, लेकिन सेम सीट से रिपीट केवल 2-3 लोग करते हैं। अच्छा, तो इतना ये टफ रहा। महिला सीट रिजर्व हुई, तो जो भी काम था हम लोग पिछले संकल्प जितना पिछले 5 सालों में हमने काम किया उसको एक डायरी, एक कैलेंडर में हमने छपवाया और जनता को दिया कि जनता ने जो 5 साल हमें जिम्मेदारी दी थी, उस 5 साल में हम जनता के लिए जन समस्याओं का इतना निराकरण कर पाए। तो मैं पूरी चीज जनता पे छोड़ा कि 5 साल आप हमको चुने, हम 5 सालों में इतना काम आपके यहाँ किए। अगर आपको लगता है कि हम आगे आपके भरोसे लायक हैं तो आप इस बार महिला सीट में हमारी पत्नी को जिताइए, तो हम और मेहनत से आगे काम करेंगे। तो लोगों के बीच जीत हार का कोई मुद्दा नहीं था। हमारे प्रचार में यही था कि हम आपके सामने
आशीर्वाद लेने आए हैं और अपने 5 सालों का आपको हिसाब देने आए हैं। अब आप जनता ही सर्वोपरि है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो, आपको ये अच्छा लगा हो कि आपके जन समस्याओं में, आपके सुख दुख में आपका नेता आपके साथ खड़ा है, तो आप हमारी पत्नी को मौका दें। तो इस स्लोगन के साथ हम जनता के बीच गए, अपने कामों के हिसाब देने के लिए उनके बीच गए और लोगों का अच्छा समर्थन मिला और हमारे काम के बदौलत और लोगों के आशीर्वाद से पुनः एक बार इस जिला पंचायत क्षेत्र से हमारी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। एक अनोखा जो आपने बोला कि नहीं, हमने वो डायरी और कैलेंडर बनवा और उस पर अपने कामों का लिस्ट दिया, ऐसा बहुत ही अनोखा है। क्योंकि ज्यादातर लोग तो बस हवा हवाई या हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक ऐसा प्रत्याशी जो काम करके और उसका हिसाब लेकर के जनता के पास जा रहा है, वो अपने आप में वास्तव में एक अद्भुत ये था। तो दूसरे कार्यकाल के टाइम मुझे लग रहा है कि कोविड का भी समय था और बहुत सारी चीजें थी, उसी टाइम आपने दूसरे पार्टी के साथ भी नाता जोड़ा। तो एक बार पहले तो कार्यकाल पे अगर फोकस डाले कि कोविड के टाइम पे क्या आपके कुछ अनूठे पहल थे, खासतौर से जो जनता थी, जो महामारी थी उस समय पे? जैसे कोविड काल देश का एक ऐसा काल था कि पूरा देश बंद हो गया था जी। उस दौर में लोगों को हमें पता नहीं था कैसे हमें सरवाइव करना है। तो कोविड काल में बहुत से ऐसे परिवार हुए जिनका कमाई बंद हुई, रोजगार बंद हुआ, तो खाने की भी समस्या होने लगी। तो मैं और हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे साथियों ने मिलकर एक जनता रसोई की शुरुआत की। तो जनता रसोई में पर डे हम लोग को लंच पैकेट बना के लोगों के बीच गाँव में एक नंबर हमने सर्कुलेट किया अपने क्षेत्र के कि जिसे भी अगर खाने में कोई समस्या हो तो उस नंबर पर वो मैसेज करे। तो जब मैसेज आता था तो हम वहाँ पे लंच पैकेट पहुँचाते थे, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन के साथ हम मास्क, सैनिटाइजर सब लगा के हम वहाँ पहुँचते थे। और हमने जनता रसोई की शुरुआत की। इसके बाद हम लोगों ने फॉगिंग मशीन आके गांव-गांव में स्वच्छता के लिए फॉगिंग मशीन का भ्रमण कराया। एक व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोगों से जुड़े, टाइमिंग एक दी हमने कि इस टाइम पर फॉगिंग मशीन जाएगी, आपके यहाँ छिड़काव करेगी। उसके बाद हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में क्या क्या नियम है, गाइडलाइंस है, उसको फॉलो कैसे किया जाए वो चलाए। फिर हमारे जो स्टाफ थे कोरोना काल में लगे थे, चाहे हॉस्पिटल के स्टाफ हों, प्रशासन के हों, उनको जाके हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया। और जैसे सब्जी मंडी खुली थी, मंडी में हम लोग जाके वहाँ सैनिटाइजर, मास्क वितरण किए। तो जितना जिला पंचायत के अपने क्षेत्र में कार्य हो सकता था, जहाँ पे अगर कोविड की केस आते थे उस ग्रुप पे हमें मैसेज आते थे, तो वहाँ तुरंत RT-PCR की फैसिलिटी पहुँचाना, वहाँ उन लोगों का टेस्ट कराना, क्वारंटाइन का जितना हो सका इस घड़ी में हम लोग लोगों के साथ खड़े रहने के लिए तैयार थे और खड़े रहने का प्रयास किया। आपने बीच में बात किया रोजगार बंद हो गए लोगों के, रोजगार एक अलग समस्या है, वो आज भी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। आप बहुत सारे शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं, जो अपना एक तो कालिका धाम हो गया, उसके बाद जो राष्ट्रवीर निहाला रति कॉलेज जो बनाया आपने, मैनेजमेंट कॉलेज भी बनाया। तो इसमें आप किस तरीके से जनता को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है समाज सेवा का, और आप जुड़े हैं, तो उसको किस तरीके से? देखिए, हम आपको बताए हैं कि बाबा ने शिक्षा की ज्योत 1947 में लगाई, तो उन्होंने इंटर कॉलेज, कालिका धाम इंटर कॉलेज की स्थापना की। तो हम लोग जाने कि शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जिससे क्षेत्र का भला हो सके। तो आज हम लोग का दौर कॉम्पिटिटिव का है। जैसे BA MA का कोर्स चल रहा था, तो हम लोगों ने एक नया विद्यालय खोला बाबा के नाम से, पिताजी ने उसकी नींव रखी। तो उसमें हम लोग BCA, BCom, MCom, BTC, BSc ये सब पढ़ाइयाँ शुरू की, क्योंकि आज के दौर में ये सब पढ़ाई टेक्नोलॉजी की, BCA ये सब जरूरी थी जी। तो ग्रामीण बच्चे ये सब शिक्षा ग्रहण करने के लिए शहर जाते थे, रहते थे, उसका अलग किराया भाड़ा लगता था। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर गांव में ये संस्था चलेगी तो लोग अपने घर रह के, घर का काम करके यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ साथ चूंकि हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड से थे, PhD हैं, तो हमने सोचा कि अपने फील्ड के भी कोर्स ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराए जाए। तो हमने BSc AG की भी मान्यता ली, और BSc AG की मान्यता लेना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि लैंड बहुत चाहता है प्रैक्टिकल के लिए।
लेकिन लोगों के सहयोग से हम लोग वो प्रयास किए, हम लोग सफलता मिली। बनारस जिले में सेल्फ फाइनेंस में पहला कॉलेज कालिका धाम पीजी कॉलेज हुआ, जहां बीएससी एजी की मान्यता मिली। फिर हमने एमएससी एजी की मान्यता लिया। तो जो बाबूजी ने क्लास 6 से विद्यालय जो शुरुआत की, अब हमारे यहाँ क्लास 6 एक हमने केडी कॉन्वेंट स्कूल भी स्थापना की माताजी ने, कि आज बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षा कम पैसे में कैसे दिए जाए। तो एलकेजी से 12 तक हम लोग केडी कॉन्वेंट विद्यालय भी चलाते हैं। और हमारे सारे विद्यालयों का मेन मोटो है कि लोगों को कम खर्च में कैसे उच्च शिक्षा ग्रहण कराई जाए। और अब हमारे संस्थान में आप नर्सरी में एडमिशन करके पीएचडी में पास आउट होकर निकल सकते हैं। जी, ये अपने आप में एक खास बात है, वो भी सेवापुरी में। जी। अब आते हैं एक बार फिर से राजनीति की तरफ। आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस से 2021 में आपने नाता तोड़ा और बीजेपी से जुड़ गए। उसके पीछे एक कांग्रेस का अगर अनुभव बताना चाहे और बीजेपी से क्यों जुड़े, उसके पीछे क्या मनसा, क्या विचारधारा परिवर्तन हुआ, या आपको लगा कि कांग्रेस की विचारधारा परिवर्तित हो गई इसके लिए आप बीजेपी से जुड़े, क्या हो? देखिए, कांग्रेस में रहे शुरू में, पिताजी भी थे पहले, तो कांग्रेस परिवार में हम लोगों ने मेहनत की। मैं यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष हुआ। फिर हमारे काम को देखते देखते पार्टी हमें यूथ कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, हमें टिकट दिया। मैं जब तक कांग्रेस में रहा पूरी ईमानदारी से रहा, समर्पित ढंग से रहा। लेकिन नेता कार्यकर्ताओं के बल पे होते हैं। कार्यकर्ताओं का मन हुआ कि हमें एक ऐसे दौर में जाना है जब 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश की बागडोर थामी, तो देश सर्वोच्च का नारा लेके आए जी। जैसे हमारे पार्टी के अटल जी रहे, उन्होंने उस दौर में कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश हमेशा सर्वोच्च रहना चाहिए। 30 लोगों पर कार्यकर्ताओं ने सोचा कि हम एक ऐसी पार्टी में जाएं जहां की शुरुआत भारत माता की जय और वंदे मातरम से हो। तो एक झुकाव हुआ और कार्यकर्ताओं के बल पे ही नेता होते हैं जी। परिवार का भी लोगों का ये मानना था कि हम एक इस दौर में अब हम इस पार्टी का साथ दें जहां पे देश और भारत माता प्रथम देखी जाए। तो हमने जब 2021 लास्ट में पहले पिताजी ने बीजेपी ज्वाइन किया, पिता ने जी के ज्वाइन करने के बाद फिर हमने ज्वाइन किया, क्योंकि हम एक ऐसे परिवार के हैं जहां पे लोग एक पार्टी में रहे, यही पृष्ठभूमि रही है जी। पिताजी अलग पार्टी, हम अलग पार्टी, ये न्याय नहीं होगा जी। तो हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ली और पुरानी पार्टी में ये सूचना देकर कि अब हम आपका परिवार छोड़ के अब नए परिवार में जा रहे हैं। नए परिवार में हमने आया और नए परिवार में आने के बाद लोगों की जन समस्याएं, सरकार है और अधिक हमें काम करने का मौका मिल रहा है। क्षेत्र में लोगों की समस्याओं को दूर करने का सरकार की वजह से बहुत ही अवसर हमें मिल रहा है। हम लगातार अपने क्षेत्र को विकास की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। एक देखा जाए तो बहुत लंबा जुड़ाव था कांग्रेस परिवार से आपके परिवार का, 50 साल से ज़्यादा का। अगर देखा जाए 67 में अगर दादाजी विधायक बने तो 35 उधर और 20 इधर, तो 53 साल तो ऐसे ही हो गए। तो 53 साल के बाद जब वो अलग हो रहे थे तो क्या कुछ मलाल था, कैसा था, एक वो जानना बस ये संतुष्टि थी कि जब तक रहे पूरे ईमानदारी से रहे। वहाँ पे भी पार्टी में अनेकों दौर आए लोगों के, लेकिन उस दौर में ये संतुष्टि ये रही कि हमने जब तक रहा पूरे ईमानदारी से रहा, किसी को धोखा नहीं दिया और आज इस परिवार में भी पूरे ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, यही संतुष्टि। क्या लगता है आज की राजनीति कितनी सरल और कितनी कठिन है? जातिवाद और वंशवाद और जो है बाहुबल, धन बल, सारे बल चलते हैं। उस दौर में एक साफ सुथरी छवि को लेकर के राजनीति में अपने आप को बनाए रखना कितना मुश्किल है, कितना सरल है? देखिए, आप जान ही रहे हैं कि पहले के दौर और इस दौर में काफ़ी अलग है। हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो
तो लोगों को पता है कि हम 5 साल अपना जनप्रतिनिधि चुने तो वो उन्होंने क्या किया। जी। आज एक मोबाइल के क्लिक से आपको सारा पता है कि आप कहाँ बजट कहाँ पे किए हैं। जी। तो अब राजनीति काफ़ी संघर्षों वाली हो गई है, टेक्नोलॉजी इसमें आ चुका है, तो उस पर सर्वाइव करना और एक ऐसे राष्ट्रवीर परिवार के हम लोग हैं तो ईमानदार छवि है। अभी तक हमारे ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, ये एक उपलब्धि की बात है। तो साफ सुथरी छवि लेकर लोगों की सेवा करना एक विचार लोगों के लिए हम लाए हैं कि साफ सुथरी छवि भी जनसेवा के लिए जरूरी है। और एक शिक्षित नेता और साफ छवि का नेता अगर आप चुनेंगे तो वो आपका भला ही सोचेगा। लेकिन जो आपने बोला कि साफ सुथरी छवि होना और पढ़े लिखे नेता होना, वो सारे गुण के बाद भी कहीं ना कहीं वो जातिगत समीकरण और परिवारगत या धनबल बाहुबल वाला जो मैंने बोला वो जरूरी हो जाती है। उसमें क्या आपको लगता है कि आप कहीं पीछे छूट रहे हैं? देखिए, जातिगत जहर तो हमारे समाज में बहुत फैल रहा है, लेकिन इसे अब समाज को तोड़ना होगा, क्योंकि हम पहले इंसान हैं, जाति बाद में है। जी। आप दौर करेंगे हमारे बाबा के कार्यकाल पर तो औराई विधानसभा के वो 4 बार विधायक हुए, और अगर उनके जाति की गणना करेंगे तो उनकी जाति जितना वो मत पाते थे उसका 10% भी जाति नहीं थी। जी। तो अगर उस दौर में जाति होता तो वो कभी विधायक नहीं होते। जी। तो वो लोगों को वो दौर हम याद कराना चाहते हैं कि औराई विधानसभा के लोगों ने अपना जनप्रिय नेता चुना, जातिगत के ऊपर चुना। जी। और उन्होंने जो काम किए इस क्षेत्र में वो जातिगत से ऊपर उठ के किए। जी। मुझे याद है कि जाति के अंतिम पड़ाव पर यष्टि में एक मुसहर जाति आती। जी। उस जाति पर उन्होंने उस जाति के लड़के को अपने घर पे रखा, उन्हें शिक्षा ग्रहण कराई और कालिका धाम इंटर कॉलेज में उन्हें शिक्षक नियुक्त किया। बाद में उनका प्रमोशन होके लेक्चरर से वो रिटायर हुए और वो उन्होंने एक मिसाल बनाई कि हम जाति के अंतिम पड़ाव को भी हम इतना आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे गुरु भी वो रहे हैं, उनका आदर करना हमें सिखाया। उस छुआछूत के दौर में भी वो गुरु शिष्य का रिश्ता निभाना सिखाया। तो अगर उस दौर में औराई विधानसभा के लोग जातिगत समीकरण तोड़ के अगर जनप्रिय नेता चुन सकते हैं तो आज हमारे दौर में शिक्षा और आगे बढ़ती जा रही है, तो आज हमारे लोग और जागरूक हो रहे हैं, तो आज हमारे लोग जातिगत क्यों नहीं तोड़ सकते। हमारे अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, हम प्रयास करते हैं कि किसी भी सब जाति हमारी है। जी। आप ध्यान दिए होंगे कि चुनाव में आज के दौर में द्वेष भी चरम पे है। जी। आपसे अगर कोई चुनाव लड़ रहा है आपके सामने तो एक दुश्मनी का माहौल होता है। जी। 10 सालों में हमारे जिला पंचायत में जिन लोगों ने भी चुनाव लड़ा, चुनाव मैंने जीतने के बाद पूरा क्षेत्र हमारा, बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो हमारे खिलाफ भी चुनाव लड़े, उनके घर का, उनके आने जाने का रास्ता भी हमने जिला पंचायत से बनवाया, इसलिए क्योंकि वो जरूरी था। जी। क्योंकि चुनाव सब लोग अपना लड़ते हैं, वो अधिकार है सबका लड़ना, लेकिन अगर जीत आपको मिलती है तो पूरा क्षेत्र आपका। जी। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव तक ही प्रतिद्वंदिता रहनी चाहिए। चुनाव के बाद पूरा क्षेत्र आपका है, पूरा गांव आपका है, तो यही पे आप आगे बढ़ें। जी। आप युवा हैं, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। रोजगार के मामले में ऐसा लगता है कि खास तौर से पूर्वांचल थोड़ा पीछे रह रहा है, तो उस बारे में भी आप कभी कुछ सोचते हैं? किस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उस पर काम हो? चाहे आप सरकार में हैं, भले आप चुने हुए प्रतिनिधि अगर देखा जाए तो विधानसभा या लोकसभा में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आप उस तरीके से बातों को रखते हैं, पहुंचाते हैं, क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जैसे प्रभारी इस विधानसभा के माननीय धर्मेंद्र सिंह जी हैं, मिलसी हैं, तो एक तरह से अभिभावक के रूप में उस क्षेत्र में हम लोग का जहाँ कहते हैं समय देते हैं, और उनसे हमने इस बारे में काफ़ी बातें की। और हमारी सरकार की अनेक योजनाएं रोजगार सृजन के लिए भी चल रही हैं। अभी आज देखेंगे, आज ही इस विधानसभा में रोजगार मेला भी लगा है। जी।
तो रोजगार के लिए सरकार चिंतित है और लोगों को पढ़ाई के साथ साथ उनको स्वरोजगार के लिए भी शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है कि लोग नौकरी के साथ साथ बिजनेस में भी जाएं। और किसानों को काफ़ी छूट मिली है। अब चाहे डेयरी उद्योग हो, चाहे पॉल्ट्री उद्योग देखें, तो अनेक सरकार की तरफ से रास्ता दिया जा रहा है कि आपको लोन हो, सब्सिडीज हो, कि आप बिजनेस में भी जाएं और अच्छा खासा इनकम पैदा करें। फिशरीज भी एक बहुत बड़ा साधन बन के आई है जी। फिशरीज में भी सरकार का बहुत ही स्कीम चल रही है कि लोग किसानी के साथ, जैसे किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, किसानों की आय दुगनी केवल खेती से नहीं होगी, उसके साथ साथ चाहे हम डेयरी प्रोडक्शन करें, चाहे पोल्ट्री करें, चाहे फिशरीज करें, तो हम दो चीज मिक्स करके चलेंगे तब हमारी आय बढ़ेगी। आपके बारे में एक खास बात, क्योंकि अभी फिशरीज और ये सारी चीजें आई, आप खेती बाड़ी में भी और फिशरीज में भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। कहाँ से इतना टाइम कैसे निकलता है? राजनीति भी करनी है, समाज सेवा भी करना है, शिक्षण संस्थान भी चलाना है, और फिर ये सारी चीजें करनी है। देखिए, हम लोग किसान हैं और किसान एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे देश की। जी। आपको 10-15 साल पहले का दौर याद होगा, जब आर्थिक मंदी आई थी, अमेरिका तक में लोगों को जॉब से निकाला गया था 2007-8। तो वो मंदी हमारे भारत में नहीं आई। उसका सबसे बड़ा कारण किसान थे जी। क्योंकि हमारे ये अन्नदाता हैं और अन्नदाता जब अन्न पैदा करते हैं तो हमें आर्थिक मंदी से भी राहत मिलती है। लेकिन अब किसान को टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि पहले की खेती अब की खेती में बहुत अंतर। तो किसानों की आय दुगनी करने के लिए हम लोग जुड़े। चूंकि पिताजी को बचपन से देखते आए हैं, पिताजी नौकरी के साथ साथ राजनीति के साथ साथ खेती भी बहुत अच्छी किए और हम लोग को भी खेती से वो हमेशा जोड़े रहते थे। जैसे उस समय सूरन की खेती वो करते थे, केला खेती करते थे, तो 1-2 घंटा हम लोग भी खेत में जाते थे जी, लगाते थे फसल। प्लस हम यूपी कॉलेज जब BSc AG किए तो उसमें ट्रेनिंग होती है 1 साल की जी। धान की फसल और गेहूं की फसल प्रैक्टिकल प्लॉट में हम लोग को ही लगाना पड़ता है। अच्छा। तो हम लोग की वही पढ़ाई रही है और घर का माहौल रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोग PhD उसी क्षेत्र में है तो किसानों पर कुछ किया जाए ट्रायल की। और हम लोग जब ट्रायल करते हैं तो लोगों को, क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास होता है कि वो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये ठीक है। जब हम लोग, पिताजी ने हमारे तालाब की शुरुआत की थी, करीब 6-7 साल हो गए, 8 साल, तो केवल हमारे गांव में बस केवल हमारा तालाब था। आज 8 सालों में ये स्थिति है कि हमारे गांव में करीब 100 के तरफ तालाब और मत्स्य पालन शुरू हो गए हैं और 5 किलोमीटर के अगर एरिया हम करें तो 500 प्लस तालाब हो चुके। अरे वाह। तो लोग जो बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे थे वो तालाब में अपने वहीं पे खुश हैं और अच्छे पैसे कमा व्यवसाय कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हो गई। आप अपनी क्षेत्र की जनता को, खास तौर से युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को यही मैसेज देंगे कि सबके बहकावे में ना आकर छोटा रास्ता पकड़ के विकास की ओर न बढ़े। रास्ता भले लंबा हो, सच्चाई का रास्ता पकड़े क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है जी। आज के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको त्वरित लाभ देना चाहेंगे कि एक गलत रास्ता पकड़ाएंगे कि इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन आप इस क्षेत्र के भविष्य हो और आपके भविष्य सुधारने के लिए आपके बुजुर्गों ने बहुत कुछ किया है। अगर आज़ादी के पहले का दौर याद करेंगे तो उन्होंने अपनी जान इसलिए दी है कि उनका वंशज सुरक्षित रहे जी। तो युवा पीढ़ी इस क्षेत्र का भविष्य है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग गलत रास्ते पर न जाकर सच्चाई का रास्ता पकड़ें और अपना विकास करें, अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने देश का विकास करें। बहुत सारी बातें हो गई, थोड़ा सा और निकट भविष्य की बातें कर लेते हैं। चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उसमें जनता आपको किस रूप में देखे, कैसे देखे, आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? एक बार मैं आपको बताया ही कि जैसे जिला पंचायत चुनाव में मैं पिछली बार अपने 5 सालों का हिसाब लेके लोगों के बीच गया। जनता ईश्वर रूपी है। इस कार्यकाल में भी मैं हिसाब लेके उनके बीच जाऊंगा। अगर सेवापुरी सेक्टर नंबर 1 अनारक्षित रहती है
तो मैं चुनाव में आऊँगा और आपके बीच आकर अपने कामों का हिसाब आपको दूंगा। फिर आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप हमारे अभिभावक हैं, आप आशीर्वाद देंगे तो आपकी समस्याओं को हमेशा दूर करने का प्रयास करता रहूँगा। और आपको पता ही है कि 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, तो पूरे विधानसभा में लोगों से एक जुड़ाव है जी। तो पार्टी का जो भी आदेश रहेगा, जहाँ भी आदेश रहेगा, पार्टी सर्वोपरि है। जैसा वो आदेश करेगी वहाँ मैं खड़ा रहूँगा और पूरे ईमानदारी के साथ कार्य करूँगा। नहीं, हम सब यही चाहेंगे कि नहीं, आप सेक्टर नंबर 1 से तो जनता की सेवा करें ही करें, लेकिन पार्टी आपको मौका दे और आप सेवापुरी विधानसभा की जनता का भी सेवा करें। और जो पारिवारिक सामाजिक सेवा है जो एक पहले से रहा है उसको आप आगे बढ़ाएं। आप आए, आपने बहुत सारी चीज़ों पर खुल कर के बातचीत करा और बहुत सारी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपने शेयर की जिससे कि हम सभी युवा बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।